बिहार पुलिस का काफ़ी शानदार बुक रैयांश पब्लिकेशन जीके जीएस मस्ती का जगदेव सर का बुक है। इसका प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा। इस बुक में काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न दिया हुआ है। खास करके इस बुक का डिस्कशन इतना लाजवाब है कि आपको इस बुक को ज़रूर खरीदना चाहिए। तो चलिए इसी बुक के आज मैं आपको 10 प्रश्न में करवाता हूँ हिस्ट्री का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी डीपली में करवा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को आर्य लोगों का सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है? तो किस वेद को सबसे प्राचीन, सबसे पुराना माना जाता है? हम लोग जानते हैं कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा वेद है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयुर्वेद का उपवेद कौन सा वेद है? तो आयुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है। कौन सा वेद है? धनुर्वेद है। धनुर्वेद है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अथर्ववेद के उपवेद कौन सा है? तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा वेद हो जाएगा? शिल्पवेद। शिल्पवेद। आप डिस्कशन को ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। फिर सामवेद का उपवेद पूछेगा कौन सा वेद होता है? तो गंधर्व वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा वेद होता है? गंधर्व वेद। चलो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऋग्वेद के ज्ञाता को हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों ऋग्वेद के ज्ञाता को हम लोग होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता को हम लोग होत्री कहते हैं। अथर्ववेद के ज्ञाता को हम लोग क्या कहते हैं? तो अथर्ववेद के ज्ञाता को हम लोग ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्ववेद के ज्ञाता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। ठीक। यजुर्वेद के ज्ञाता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? यजुर्वेद के ज्ञाता को, दोस्तों यजुर्वेद के ज्ञाता को हम लोग अथर्वव्यू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यजुर्वेद के ज्ञाता को हम लोग क्या कहते हैं? अथर्वव्यू कहते हैं। अथर्वव्यू कहते हैं। और छूट कौन सा गया है? सामवेद। सामवेद। तो सामवेद के ज्ञाता को हम लोग क्या कहते हैं? सामवेद के ज्ञाता को हम लोग उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सामवेद के ज्ञाता को, जो मतलब सामवेद जानता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्गाता। ज्ञाता मतलब क्या हुआ? जो उसका विद्वान है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। उद्गाता कहते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितना मंडल है। तो याद रखना कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितना है? 10 मंडल है। ठीक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र तीसरा मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का तीसरा मंडल में है। तीसरा मंडल में है। ठीक। क्वेश्चन पूछा जाएगा दासराग युद्ध का पता हमको कौन सा वेद में चलता है? तो दासराग युद्ध यह दुनिया का प्रथम युद्ध जो हुआ था, जिसको हम लोग दासराग युद्ध के नाम से जानते हैं, यह युद्ध का पता हमको ऋग्वेद में चलता है। कौन सा युद्ध? दासराग युद्ध। क्वेश्चन पूछा जाएगा दुनिया का पहला युद्ध अगर कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? दासराग युद्ध। ठीक है। ऋग्वेद में हस्तलिखित प्रमाण पूछेगा किस मंडल में मिलता है? तो हस्तलिखित प्रमाण, हस्तलिखित प्रमाण, हस्तलिखित परिमाण आठवां मंडल में चलता है। 8वां मंडल में चलता है ऋग्वेद का 8वां वेद में। ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में पूछेगा किस देवता का चर्चा है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल में सोम देवता का चर्चा है। सोम देवता का चर्चा है किसमें? 9वां मंडल में। 9वां मंडल में। ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में सर्वाधिक कौन सा शब्द यूज हुआ है? तो इंद्र शब्द यूज हुआ है। इंद्र। और इंद्र के लिए कहेगा कौन सा शब्द यूज किया गया है? तो पुरंदर शब्द यूज किया गया है। और इंद्र शब्द पूछेगा ऋग्वेद में कितना बार यूज हुआ है? तो 250 बार। 250 बार। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इतना सारा प्रश्न आपको याद रखना है और हम लोग बढ़ते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। अगला प्रश्न है महाजन पद काल में मगध के उत्कर्ष का प्रमुख कारण क्या था?
तो महाजनपद काल में मगध का उत्कर्ष का जो प्रमुख कारण था क्या था? विदेशी व्यापार, शक्तिशाली सेना, लोहे की खदानें, ब्राह्मणों का समर्थन। जो सबसे प्रमुख था क्या था? लोहे की यहाँ पर प्रचुर खदान था मगध काल में, और इसलिए क्या हो गया कि लोहे का अस्त्र बना। और आर्य लोग क्यों विजय हुए? क्योंकि आर्यों के पास में लोहे के अस्त्र थे, और लोहा से आप बहुत प्रकार का हथियार बना सकते हो, बहुत प्रकार का आप मशीन बना सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितना महाजनपद का था? तो टोटल जो महाजनपद जो था, महाजनपद 16 था। ठीक है, इस 16 महाजनपद की जानकारी बताओ हमको कहाँ मिलता है? तो हमको बौद्ध ग्रंथ में भी मिलता है। कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ में कहेगा कि कौन सा किताब में 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय। इसमें हमको 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलता है। और जैन, कौन से जैन ग्रंथ से हमको 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है? जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ में याद रखना कि भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, इससे हमको 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। अच्छा, एकमात्र महाजनपद बताओ जिससे 18 महाजनपद काल का जानकारी मिलता है? तो 18 महाजनपद की जानकारी हमको एकमात्र ग्रंथ से मिलता है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी याद आ गया होगा। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं कौन है? पाणिनि है, महर्षि पाणिनि है, और इसको हम लोग संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। और इनसे हमको 18 महाजनपद काल का जानकारी मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, लोहा का खोज कहेगा कि लोहा का खोज किस काल में हुआ था? तो लोहा का खोज जो हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? लोहा का खोज आपको पता होगा किस काल में हुआ था? तो लोहा का खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, और स्थान पूछेगा कि कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में जिस जगह पर खोजा गया था उसका नाम था यूपी के अतिरंजी खेड़ा। कहाँ? यूपी के अतिरंजी खेड़ा में। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए, दूसरा नंबर का प्रश्न हो चुका। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आप लोग ध्यान से डिस्कशन को सुनिएगा। डिस्कशन आप अगर सुन लेते हो तो समझिए कि 110% क्वेश्चन आपका इसी से आने वाला है, कहीं फालतू नहीं जाएगा। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति क्यों लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति जो लागू किया था वो सैनिकों को उचित वेतन देने के लिए लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान से सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका मूल नाम अगर सबसे पहले पूछेगा, इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम अली गुरसाप। क्या नाम था? अली गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम हो गया। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना, इसका उपाधि इसका उपाधि इसको हम लोग कहते हैं जनता का चरवाहा। क्या कहते हैं? जनता का चरवाहा। युगों का विजेता, सिकंदर ए सानी। दूसरा सिकंदर, ये सब इसका क्या है? ये अकबर का पूर्वगामी, ये सब इसका उपाधि है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का अगर सेनापति का नाम पूछेगा क्या था? तो इसका सेनापति का नाम था मलिक गफूर। क्या नाम था? मलिक गफूर नाम था। और ये हिंदू जाति का हिजरा था। इसको 1000 दिनार में खरीद के लाया था, इसलिए इसको हम लोग 1000 दिनारी नाम से जानते हैं। 1000 दिनारी के नाम से पूछेगा किसको जानते हैं? तो 1000 दिनारी के नाम से हम लोग मलिक गफूर को जानते हैं। अब इनका कुछ किया गया कार्य था जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। मैं आपको आगे के पेज में फ्रेश में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सब किया था?
ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं पर, घोड़े घोड़े पर दागने की प्रथा, घोड़े पर दागने की प्रथा की शुरुआत पूछेगा किसने किया था? दागने की प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल्य नियंत्रण और बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण लागू कौन किया था? मूल्य नियंत्रण प्रथा, मूल्य नियंत्रण प्रथा और बाजार नियंत्रण प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रथा, ये सब कौन लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, मूल्य नियंत्रण से मैं आपको बता दूं, इसके कार्यकाल में सुई से छोटा या सुई से बड़ा एक कहानी है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या होता था? बराबर होता था। और इसमें इन्होंने महंगाई को रोकने के लिए क्या किया था कि सभी वस्तु का मूल्य क्या कर दिया था? समान कर दिया था। आप 1 रुपया में रसगुल्ला भी ले सकते हैं, 1 रुपया में लड्डू भी ले सकते हैं। तो मतलब कहिए कि 1 रुपया में सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। सबका मूल्य क्या था? समान था। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजे टकेसर खाजा। और बाजार नियंत्रण प्रणाली को पूछेगा किसने किया था? यही किया था। अच्छा, शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा, शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा। चलिए इसका कहानी मैं आपको बता देता हूँ। इसके कार्यकाल में जो टैक्स उसूला जाता था वो बच्चों को भेज दिया करता था अपने निजी अगल बगल के दुकानदारों से टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो दुकानदार जो था कम तोलता था, तो कम तोलता था, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जो जितना ग्राम कम तोलेगा जो दुकानदार, उसका शरीर से उतना ग्राम मांस काट के लेकर के आओ। तो यही क्या था? शरीर से मांस काट निकालने की प्रथा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके दरबार में कम नहीं थोड़ा सा ज़्यादा तोला जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में तोला जाता था। तो और आपको याद रखना है, माप तोल नियंत्रण प्रथा, माप तोल नियंत्रण प्रथा, माप तौल नियंत्रण प्रथा, ये सब कौन लागू किया था? तो ये सब यही लागू किया था। और अस्थाई सेना रखना स्टार्ट कर दिया था, अस्थाई सेना रखना स्टार्ट कर दिया था। सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया। सेना को ये सब बात याद रखना, नकद वेतन देना। पहले ज़मीन दे दिया जाता था, अब कहा कि नहीं, सेना को क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। सेना का क्या कर दिया? हुलिया रजिस्टर। आज भी हम लोग देख रहे हैं सेना का क्या है? हुलिया है। तो ये सब सोच कहाँ से मिल रहा है? तो कहीं इन्होंने अच्छा काम किया था। तो सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया, सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। अच्छा, इसका कर था चराई कर और घराई कर। दो कर आपको याद रखना है। चराई कर ये पशुओं से के चारा पर लिया जाने वाला टैक्स था। चराई कर और घराई कर दोनों टैक्स कौन लेता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और इसके बारे में याद रखना, एक विभाग था दीवान ए मुश्तक राज, दीवान ए मुश्तक राज, दीवान ए मुश्तक राज पूछेगा। दीवान, चलिए मैं आगे बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दीवान ए मुश्तक राज, दीवान ए मुश्तक राज, मुश्तक राज ये क्या था? वित्त विभाग था। इसका क्या था? वित्त विभाग था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, और इसके बारे में और भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्या छूट गया? चलिए इतना काफ़ी है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का हिंदू साम्राज्य था। दक्षिण भारत का, इसको हम लोग दक्षिण भारत का हिंदू साम्राज्य कहते हैं, हिंदू साम्राज्य कहते हैं। और विजयनगर साम्राज्य का स्थायित्व का कारण था, इतना दिन तक क्यों राज कर पाया? और इसलिए राज कर पाया क्योंकि वहाँ पर मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
और विजयनगर साम्राज्य सालों साल तक राज किया। इसका दुश्मनी किससे था? तो बहमनी साम्राज्य से था। किससे था? ये दोनों अपने आप में खूब लड़ा करता था। क्यों लड़ा करता था? तो यहाँ पर एक नदी पड़ता था कृष्णा दोआब, वो दोआब क्षेत्र के कारण वहाँ का भूमि उपजाऊ था, इसलिए दोनों आपस में क्या करते थे? लड़ाई क्या करते थे। और इसका जो कार्यकाल अगर पूछा जाए तो विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर के 1565 तक स्थायित्व बना रहा है। कितना? 1336 से लेकर के 1565 तक स्थायित्व बना रहा। और 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध तक। तालीकोटा का युद्ध तक। तालीकोटा का युद्ध तक। और तालीकोटा का युद्ध को ही हम लोग क्या कहते हैं? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। क्या कहते हैं? राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। तांगड़ी का युद्ध। और इसी को हम लोग कहते हैं बन्नी हड्डी का युद्ध। क्या कहते हैं? बन्नी हड्डी का युद्ध। ये इसी युद्ध का नाम है, ये बात आपको याद रखना है। और विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश आता है। कितना वंश आता है? विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आता है। संगम, सालुब, पहला संगम, फिर मैं क्रम से बता रहा हूँ, दूसरा सालुब, तीसरा तुलुब, चौथा अराविडु। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य का अगर भाषा पूछेगा क्या था, तो विजयनगर साम्राज्य का भाषा तेलुगु था। विजयनगर साम्राज्य का भाषा क्या था? विजयनगर साम्राज्य का भाषा अगर पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य का भाषा बताओ, तो विजयनगर साम्राज्य का भाषा तेलुगु था। ठीक, इसलिए विजयनगर को हम लोग तेलुगु का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तेलुगु का स्वर्णकाल कहते हैं। स्वर्णकाल कहते हैं, ठीक। अब विजयनगर की राजधानी पूछेगा कहाँ था, तो विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करता था। अगर विजयनगर का अगर हमको ध्वंसावशेष देखना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? हम्पी जाना पड़ेगा। याद रखना, इसी हम्पी में एक मंदिर है। हम्पी में विरूपाक्ष का मंदिर। कौन सा मंदिर है? एग्जाम में पूछा जाता है कि विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है, तो विरूपाक्ष का मंदिर भी यही हम्पी में है, यानी कर्नाटक में है। जो किस वंश से संबंधित है? विजयनगर शासन काल से संबंधित है। और विजयनगर शासन काल में सबसे कहेगा कि समृद्ध शासक, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो विजयनगर कार्यकाल का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय का बुक का नाम क्या याद रखना है? इसका बुक का नाम था अमुक्त माल्याद नामक बुक कहेगा किसका है, तो कृष्णदेव राय का है। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करता था। क्या रहा करता था? अष्टदिग्गज रहा करता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहता था, तो कृष्णदेव राय। आप लोग फटाफट क्वेश्चन बताओ कि अष्टदिग्गज जब इसके दरबार में था तो अष्टप्रधान किसके दरबार में था? अष्टप्रधान बताओ किसके दरबार में था? नवरत्न बताओ मुगल काल के अलावा और किस काल में था? तो नवरत्न आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी था और अकबर के दरबार में भी था। अष्टप्रधान किसके दरबार में था? फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अष्टप्रधान किसके दरबार में था। मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न मैं लास्ट में बता दूंगा। वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध महाभियोग को किसने चलाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध महाभियोग को कौन चलाया था? तो एडमंड बर्क ने चलाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा कहानी। वारेन हेस्टिंग्स, इसका कार्यकाल का अगर बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है 1772 से 1785। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1772 से लेकर के 1785। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इस एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो एक्ट हुआ तो भारत में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था? भारत में इंडिया में
सुप्रीम कोर्ट खोला गया था, सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। और इस सुप्रीम कोर्ट में एक जज कहा गया कि इसमें एक जज को बनाया जाएगा। जज का नाम था एलिजा एम्पे और इसके 3 सहायक जज था जिसका नाम था LHC। एल से होता है लेमिस्टर, एच से होता है हाइड, ची से होता है चैम्बर्स। तो ये 3 इसके सहायक जज था। और जब यह यहाँ से इंडिया से जब यह गया वारेन हेस्टिंग्स, तो इसके बारे में बताया गया था कि जब यह इस इंडिया में काम कर रहा था, इन्होंने एलिजा एम्पे के साथ मिलकर के काफ़ी घोटाला किया और काफ़ी रुपयों का गबन किया। इसलिए इसके विरोध में इसका विरोधी पार्टी का नेता कौन था, एडमंड बर्ग, इन्हें इस पर क्या चलाया, महाभियोग चलाया। हालांकि कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस पर क्या चलाया था, महाभियोग चलाया था। तो ऑप्शन नंबर ए यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब मैं आपको कुछ और भी प्रश्न बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वारेन हेस्टिंग्स और गवर्नर जनरल से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर बताओ। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स क्या था, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। क्या बताना है, रॉबर्ट क्लाइव। और ये प्लासी का युद्ध इसी के समय में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल को क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा। और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, बंगाल में द्वैध शासन का अंत करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वैध शासन का अंत कौन किया था, द्वैध शासन का अंत, तो द्वैध शासन का अंत भी कौन किया था, वारेन हेस्टिंग्स ही किया था। अच्छा, द्वैध शासन को लगाया कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य क्या था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो उद्देश्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, आप लोग फटाफट इसका बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जब हुआ था, तो इसके कार्यभार को देखने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसी के तहत भारत में क्या खोला गया था, एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का परिणाम ही क्या निकला, भारत में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया। और इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य जज को बनाया गया जिसका नाम था एलिजा एम्पे। क्या नाम था, एलिजा एम्पे, पीछे जस्ट बता के आया हूँ। और इस कहा कि इसकी सहायता के लिए, एलिजा एम्पे की सहायता के लिए 3 और जज होगा जिसका नाम क्या था, LHC। क्या नाम था, LHC। एल से लेमिस्टर होता है, एच से हाइड होता है, सी से चैम्बर्स होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1815 में। कब किया गया था, 1815 में किया गया था। ये बात आपको याद रखना है। और भी काफ़ी प्रश्न है जो आपको याद रखना है। और राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, राजा, आर से राजा, आर से राम, एम से मोहन, आर से राय, तो RRM। इसके बारे में और भी याद रखना है कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। ये बात आपको याद रखना है। इसको भारत में पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भारत में पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। और आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और राजा राम मोहन राय का अगर जन्म का बात किया जाए तो इसका जन्म जो हुआ था 1773 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में हुआ था। 72 में बंगाल का राधानगर में हुआ था। और इसकी मृत्यु जो हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। याद रखना कि विदेश में मरने वाला यह प्रथम भारतीय नेता था।
जो कहाँ मरा, ब्रिस्टल इंग्लैंड में मरा। और यह मरा किस लिए था, तो इसको कौन सा रोग हो गया था, तो मेनिनजाइटिस रोग के कारण ये मरा। ये बात आपको याद रखना है। और भी आपको याद रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसका पत्रिका का नाम क्या था, सोम प्रकाश। क्या नाम था, सोम प्रकाश नामक पत्रिका कहेगा किसका है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। किसका किया था, आर्य समाज का स्थापना 1875 में मुंबई में किया था। ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था, सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने वेदों की और लोटों का नारा दिया। ये बात आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था, 1893 में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। इसका किताब का नाम याद रखना कि स्वामी, चलिए मैं इसका किताब बता रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद का बुक बता रहा हूँ। तो इसका मैं बुक बता रहा हूँ किसका, स्वामी विवेकानंद का। तो आपको याद रखना ज्ञान योग, ज्ञान योग किसका बुक है, इसी का है। कर्म योग पूछेगा किसका, किसका है, तो कर्म योग इसका है। अच्छा, कर्म योगी अगर पूछ लेता, कर्म योग इसका है। ठीक है, कर्म योगी अगर पूछ लेता तब अरविंद घोष हो जाता। और राज योग पूछेगा किसका है, राज योग। तो ये तीनों पुस्तक किसका है, स्वामी विवेकानंद का है। ये बात आपको याद रखना है। इन्होंने बेल्लूर मठ का स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेल्लूर मठ का स्थापना कौन किया था। वेल्लूर मठ का स्थापना 1887 में, 1887 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। और स्वामी विवेकानंद को याद रखना, इसको हम लोग तूफानी हिंदू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तूफानी हिंदू के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत जो हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। और इसी आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन को ही हम लोग कहते हैं बंग आंदोलन। क्या कहते हैं, बंग आंदोलन कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन बिहार पुलिस में इस बार भी पूछा गया था, यहाँ से प्रश्न आया था। देखिए कितना क्वेश्चन घुमा के पूछा था बिहार पुलिस में। स्वदेशी आंदोलन का अगर कहेगा कि शुरुआत बंगाल विभाजन, तो स्वदेशी आंदोलन का कह देगा कि शुरुआत कब हुआ था। बंगाल विभाजन का घोषणा 9 जुलाई 1905, पहले ये जानिए, शुरुआत 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन का घोषणा चलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ नीचे में फ्रेश में। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा करके पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था बंगाल विभाजन का घोषणा, बंगाल विभाजन का घोषणा, बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था। तो दोस्तों बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था, 19 जुलाई 1905 में हुआ था। ठीक। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। कौन सा, स्वदेशी, जिसको हम लोग बंग आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। और यह 7 अगस्त 1905 को, कब चला था स्वदेशी आंदोलन, एक डेट अगर पूछे तो 7 अगस्त 1905 को चला था। हालांकि कुछ हुआ नहीं और बंगाल विभाजन क्या हो गया, लागू हो गया। इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बंगाल विभाजन क्या हो गया, लागू हो गया। और बंगाल विभाजन कब लागू हो गया, 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ, यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि बंगाल विभाजन लागू कब हो गया था। तो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार पुलिस में इस बार प्रश्न आया था यहाँ से। ठीक है। फिर क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन को लागू कौन किया था। तो इसको लागू करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन को कहेगा कि रद्द किसने किया था। तो बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। इन्हीं के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का निर्माण कब और किसके शासनकाल में हुआ था। तो भारत में रेलवे का निर्माण जो हुआ था 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, प्रथम रेलवे जो है, रेल
विश्व में पूछेगा कि विश्व में कब चलाया गया था प्रथम, तो विश्व में पहली बार चलाया गया था 1833 ईस्वी में। कब चलाया गया था? 1833 ईस्वी में चलाया गया था। और यह कहाँ से कहाँ तक चला था? स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक चला था ब्रिटेन में। स्कॉटलैंड से डार्लिंगटन तक चला था ब्रिटेन में, ठीक। और भारत में 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। और उस ट्रेन का, भारत में जो ट्रेन चला था इस ट्रेन का नाम क्या था? इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने के बीच में चला था। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाने के बीच में चला था। स्थान अगर पूछ ले, मुंबई से थाने के बीच में चला था। थाने के बीच में टोटल इस बीच में कितना दूरी तय किया था? तो 34 किलोमीटर का दूरी तय किया था। और इस ट्रेन में 3 इंजन था, जिसका नाम क्या था? सिंध, साहिवा और सुल्तान। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विविधता में एकता की विचारधारा को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसने प्रमुखता दी थी? विविधता में एकता कहने का मतलब, भारत में विभिन्न कास्ट का लोग रहता है, लेकिन हम सब मिल करके रहते हैं। तो विविधता में एकता का नारा वैसे तो दिया था जवाहरलाल नेहरू। कौन दिया था? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इस प्रश्न में कहीं जवाहरलाल नेहरू नहीं है। अगर पुरुष में पूछ लेता कौन दिया था तो जवाहरलाल नेहरू। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता कि महिला में कौन, तो सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरोजनी नायडू यूपी या भारत का प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रथम महिला राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू ने कहा है राज्यपाल के बारे में, कहा है कि राज्यपाल सोने में पिंजरे में बंद तोते के समान है। सोने के पिंजरे में बने तोते का समान है। तो यह कथन पूछेगा किसका है? तो सरोजनी नायडू। इसको हम लोग भारत को किला कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत को किला कहते हैं। भारत को किला सरोजनी नायडू को कहते हैं। अच्छा, स्वर को किला किसको कहते हैं? स्वर को किला दोस्तों हम लोग लता मंगेशकर को कहते हैं। अच्छा, बिहार को किला किसको कहते हैं? बिहार को किला हम लोग शारदा सिन्हा को कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और शारदा सिन्हा को हम लोग बिहार को किला कहते हैं। इसका कौन सा गीत है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उगह उगह है सूरज देव है इसका भोजपुरी गीत, ये बात याद रखना है। इन्होंने हिंदी फिल्म में कब डेब्यू किया था? तो 1998 में शारदा सिन्हा ने हिंदी फिल्म में डेब्यू किया था। यहाँ पर एक गाना उन्होंने लिखी थी, कहे तोह से सजना ई तोहरी सजनिया। तो ये बात आपको याद रखना है। क्या कीजिएगा भाई, आजकल यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप मूवी भी देखना पड़ेगा। अगला कल को ये भी क्वेश्चन ना आ जाए कि मुन्नी बदनाम हुई का राइटर कौन है। राइटर कहते हैं, डायरेक्टर कौन है, या गाना किसने लिखा है, कुछ भी आ सकता है। इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बच्चा सबको तो अब तो यही करना है कि भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ऑर्केस्ट्रा देखो, म्यूजिक देखो, मतलब फेल ही जब करवाना है यार, कुछ से कुछ पूछ देते हो क्वेश्चन। इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था? तो इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था, कब हुआ था? सामाजिक सुधार और आर्थिक समानता 1925 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो है इंडियन नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, इसका स्थापना है। ठीक, इसका कारण भी आपको यह पता चल गया, सामाजिक सुधार और आर्थिक समानता के कारण इसका स्थापना हुआ था। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में 1934 में हुआ है। इसका संस्थापक पूछेगा कौन था? इसका संस्थापक था जेपी, जयप्रकाश नारायण। इसको अमेरिका का दलाल भी कहते हैं। ठीक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा कौन था? प्रथम अध्यक्ष इसका प्रथम अध्यक्ष जो था कौन था? आचार्य नरेंद्र देव। और महासचिव पूछेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कौन था? महासचिव जयप्रकाश नारायण, जेपी था। ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।